नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कल यानी 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इसे लेकर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में होंगे, जहां पर उनकी उपस्थिति में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इससे पहले आज देर रात तक दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई, जिसमें यूपी में कैबिनेट मंत्रियों के नामों पर लेकर बातचीत हुई है। बताते चलें कि लखनऊ में लोक भवन में होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी को आधिकारिक तौर पर नेता चुना जाएगा और यहीं पर डिप्टी सीएम के नामों को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो जाएगा, जो अभी तक बरकरार है। जानकारी के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की मौजूदगी में संपन्न होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे पहले दिल्ली में हुई बैठक में विधायक दल के नेता के चुनाव से लेकर डिप्टी सीएम समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। तो तमाम बैठकों का दौर जारी है और आज अंतिम बैठक कह सकते हैं कि जिसमें यह निर्णय ले लिया जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम कौन होगा। और साथ ही साथ इस विधायक दल की बैठक में विधायक अपना नेता भी चुनने वाले हैं। तो इस बैठक में क्या कुछ ताजा अपडेट है, इसकी जानकारी देंगे हमारे संवाददाता के जरिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्रियों के नामों पर चर्चा की गई है। देर रात जो बैठक हुई है जेपी नड्डा के घर, और उसी के साथ चर्चा इस बात पर भी है कि आखिर जो नाम जिनके कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन होगा उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो वो इस बार उत्तर प्रदेश से चुनाव हार गए हैं, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि शायद कोई और जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी का रुख कर लेते हैं। नितिन, अभी जो आज विधायक दल की बैठक होनी है उसे लेकर क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल नेहा जी, आपको बता दो कि जिस तरह से विधायकों को बुलाया गया है तो उससे साफ यह निर्णय निकाला जाएगा कि विधान परिषद चुनाव सर पे है, उसकी क्या रणनीति बनाई जाए और जो चुनाव जो सीटें हारी हुई है उनका क्या होगा। इन सभी मूलांकों का उस पर चर्चाएं होंगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव भी आने वाला है सर पर है, तो इन पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही। आपको बता दूं कि जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी बैठकें कर रही हैं। वहीं भाजपा भी अभी बैठक कर निकली है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से जेपी नड्डा आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आए हुए हैं और उसके साथ पर्यवेक्षक रघुवर दास जी आए हुए हैं, तो इनके अलावा जो रणनीति बनाई जाएगी वह पार्टी के हित के लिए बनाई जाएगी, विधान परिषद चुनाव के लिए बनाई जाएगी, लोकसभा चुनाव के लिए बनाई जाएगी कि आगे के नतीजे जो भी हो वह भाजपा के पक्ष में हो। तो इनको देखते हुए कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से सपा ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि ईवीएम की गड़बड़ी हुई है, उसकी वजह से भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं इन सबको नकारा जाएगा और एक बार फिर से विधान परिषद में अपना परचम लहराने के लिए ये बैठक बताई गई है। जी, तो रणनीति जो है पूरी कह सकते हैं कि हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से नितिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन योगी मंत्रिमंडल में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा रिपीट होंगे, ऐसी खबरें मिल रही हैं अभी तक। नहीं, अभी तक ये कहना मुमकिन नहीं है। हाँ, सूत्रों के हवाले से जरूर है। अशोक वाजपेयी जी ने, पहले सांसद अशोक वाजपेयी जी ने ये जरूर वार्ता करते हुए बताया था कि दोनों में से कोई एक डिप्टी सीएम जरूर बरकरार रहेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि कई नामों की चर्चाएं चल रही हैं। ये बाद में ही बताया जा सकता है कि कौन किसे सौंपा जा सकता है। हो सकता है दिनेश शर्मा को भी डिप्टी सीएम का पदभार उसी तरह बरकरार रहे, या हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का पदभार बरकरार रहे। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो चर्चा में नाम चल रहा है वह कई नाम ऐसे हैं जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। आईपीएस अधिकारी अरुण असीम और ब्रजेश पाठक के अलावा बेबी रानी का भी नाम चल रहा है। तो इनमें से कहीं ना कहीं अगर 3 डिप्टी सीएम बैठते हैं तो इनमें से दो नाम सेलेक्ट होंगे और एक पुराना डिप्टी सीएम होगा। तो अब ये सबसे बड़ी बात होगी कि क्या निर्णय लिया जाता है। ये बैठक में भी चर्चा की जा रही है और कल ज्यादा समय दूर नहीं रहा है। कल का दिन शपथ ग्रहण समारोह में रहेगा, जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता उपस्थित होंगे, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित होंगे। तो कहीं ना कहीं इसका सारा निष्कर्ष निकल आएगा। जी बिल्कुल सही आपने नितिन कहा, लेकिन जो फिलहाल खबरें मिल रही है उसके आधार पे
क्या सही फैसला होगा और किसका नाम जिस पर अंतिम मोहर लगेगी कुछ ही देर में सभी के सामने होगा विधायक दल की बैठक के बाद। लेकिन नितिन, ये भी हम जानकारी चाहेंगे क्योंकि देर रात कल जो जेपी नड्डा के यहाँ पर मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा की गई है, उसे लेकर क्या जानकारी है आपके पास? हाँ बिल्कुल नेहा जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से कल बैठक हुई थी उसमें ये पहले ये निर्धारित किया जा रहा था कि कैबिनेट स्वतंत्र राज मंत्री के पद पर किसको सौंपा जाए और जो 40 से ऊपर मंत्रियों को बनाया जाएगा, कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। और उसके अलावा ये पदभार सोचा जा रहा है कि स्वतंत्र राज परिवार के लिए उनको दर्जा दिया जाए कि जो आगे चल के हमारे लिए लाभकारी हो और राज्यसभा में भी जा पहुंच सके या आगे लोकसभा चुनाव के लिए उनके रास्ते खुल सके। तो इन सबको भी देखा जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव जीत के आई है, अब बीजेपी की रणनीति है सीधे तौर पर लोकसभा के लिए। तो लोकसभा में भी अपना पर्चा लेना चाहिए, विधान परिषद में बहुमत हासिल करने के बाद राज्यसभा में भी उसका पूर्ण बहुमत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई भी बजट पास करने में उसको कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब चर्चाएं हो रही थी कल, और कल की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट ये निकला है कि आज की बैठक जो लखनऊ में बुलाई गई थी, लोक भवन में बैठक हुई थी। लोक भवन में ये निर्धारित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये कह रहे थे कि डिप्टी सीएम एक मुख्य भार होता है जिस पर पूरी जनता का विश्वास होता है। वह कार्यभार क्या केशव प्रसाद मौर्य ने सही से निभाया या दिनेश शर्मा ने निभाया, इस पर भी जरूर चर्चा की गई थी। लेकिन अब उसका नतीजा क्या निकलता है ये जल्द से जल्द आप लोगों को सामने आ जाएगा। जी ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि डिप्टी सीएम कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, ऐसा भी हो सकता है कि योगी मंत्रिमंडल में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा रिपीट होंगे। लेकिन बेबी रानी मौर्य का भी नाम सामने आ रहा है, स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। किस पर लगेगी मोहर, किसके नाम पर, वो कुछ ही देर में साफ हो जाएगा विधायक दल की बैठक के बाद। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतोई गांव में बच्चों और महिलाओं समेत 8 लोगों के जलकर मरने की घटना सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल में बुधवार को सियासी माहौल गर्मा गया है। कई राजनीतिक दल के नेता घटनास्थल पर पहुंचे और इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गुरुवार को बीरभूम जाकर घटनास्थल का मुआयना किया है। सीएम ममता ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। सीएम ने बीरभूम हिंसा में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा फैल गई। यहां गुस्साई भीड़ ने करीब 1 दर्जन घरों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं, 2 बच्चे भी शामिल हैं और इस मामले में अभी तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस घटना के बाद बागुटी गांव में दहशत का आलम है और दहशत का आलम यह है कि पीड़ित परिवार अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं बीरभूम हिंसा मामले में अब तक क्या अपडेट रहा है। बीरभूम हिंसा में अब तक रामपुर हाट के बोगतोई गांव में 22 मार्च को दर्जन भर मकानों में आगजनी की गई है। आगजनी में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हुई है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों में डर है। टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या के बाद ये पूरी हिंसा हुई है। लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। 22 लोग जिन्हें अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। हिंसा को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी रिपोर्ट अभी तक इसमें सामने बनकर आए उसे आप दाखिल करें। ममता ने जो परिजन हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया है। सीएम ममता बनर्जी की तरफ से ये ऐलान किया गया है और बीजेपी ने 5 लोगों की जांच कमेटी इस पूरे मामले, इस पूरी हिंसा को देखते हुए बनाई है। और उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कई मोर्चों पर एक साथ मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने कुछ देर पहले ही ट्वीट कर कोविड पीड़ितों के इलाज समेत उद्योगों की बदहाली के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में सवाल जवाब की शैली में लिखा है कि कोविड पीड़ितों का इलाज मुफ्त में करवाया नहीं।
गरीबों और श्रमिकों को न्यूनतम आय मिली, सवाल उठाया उन्होंने। नहीं। छोटे उद्योगों को डूबने से बचाया, नहीं। प्रधानमंत्री को कोई ख्याल नहीं है। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक डिजिटल मीडिया की खबरों की हेडलाइंस को भी शेयर किया है और उसके आधार पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कोविड पीड़ितों के मुफ्त इलाज में सरकार के विफल रहने का आरोप लगाया है और गरीबों के साथ मजदूरों को न्यूनतम आय मिलने के सरकार के दावे को भी गलत ठहराया है। और इसके अलावा सरकार की इस बात के लिए भी आलोचना की है कि उसने छोटे उद्योगों और लघु उद्योगों को डूबने से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर सरकार और पीएम मोदी को किसी भी बात का ख्याल नहीं है और इसे पीएम केयर से जोड़ते हुए लिखा कि पीएम डज नॉट केयर। दिल्ली दंगा मामले का आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका को दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 21 मार्च को खालिद की जमानत अर्जी पर आदेश को 23 मार्च के लिए टाल दिया था। दिल्ली कड़कड़डुमा कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभी आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं है। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में बंद है। फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों के चलते गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। 17 फरवरी को उमर खालिद को कड़कड़डुमा अदालत में हथकड़ी में पेश किया गया था, जिसके बाद काफी विरोध हुआ था। साल 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगा की साजिश के लिए उमर खालिद के अलावा कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कोर्ट में उमर खालिद की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने तर्क देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई पूरी चार्जशीट एक मनगढ़ंत कहानी है और उनके खिलाफ चलाया जा रहा मामला टीवी चैनल्स के वीडियो क्लिप पर आधारित है। दिल्ली में यह हिंसा सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई थी। दिल्ली दंगे की साजिश के लिए 8 लोगों को नामजद किया गया था। अभी तक सिर्फ 6 को ही जमानत मिली है। और दिल्ली में तीनों नगर निगमों को एक करने वाले प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद एमसीडी वर्कर्स में खुशी की लहर है। इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नगर निगम के मेयर समेत कर्मचारियों ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया, माला पहनाकर धन्यवाद दिया। आपको सुनवाते हैं। देखिए, पूरी दिल्ली में खुशी की लहर है। पूरी दिल्ली में खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि इससे फायदे बहुत हैं। इससे जो लाखों कर्मचारी एमसीडी में काम करते हैं, अब उनको सैलरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, लटकना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं अगर 2 महीने 3 महीने सैलरी नहीं मिलती, किस तरीके से घर चलाना मुश्किल होता है, किस तरीके से घर में परेशानियां होती हैं। लाखों कर्मचारी उससे खुश हैं। आप देखेंगे हजारों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हमारे कार्यालय में आए हैं। इसकी वजह से जो 93 to 94% दिल्ली को एमसीडी जो सर्विसेज देती हैं, जो कंपलसरी सर्विस देती हैं, जिसमें सफाई की सर्विस है, कूड़े की सर्विस है, पार्क मेंटेनेंस की सर्विस है, लाइट की सर्विसेज है, छोटी रोड की सर्विसेज है, छोटे स्कूल की सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज बेटर तरीके से मैनेज हो पाएंगी। ये सारा काम यूनिफिकेशन के बाद होगा और इसकी वजह से बहुत ज्यादा खुशी है। सबको लाभ होने वाला है। सिर्फ एक व्यक्ति दुखी है, वो अरविंद केजरीवाल। सिर्फ एक पार्टी दुखी है, वो आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनको डर है कि जब ये लाभ होंगे, एक स्ट्रॉन्ग एमसीडी होगी और एक स्ट्रॉन्ग मेयर होगा, तो केजरीवाल का जो कद है वो छोटा हो जाएगा और केजरीवाल को ऐसा लगता है कि जब उसका कद छोटा हो जाएगा उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी और वो जो एमसीडी को दबाता था, कुचलता था और एमसीडी को तोड़ने का जो काम करता था वो नहीं कर पाएगा। लोगों की अच्छी सर्विस होगी, अच्छी सेवा होगी, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी, दिल्ली सरकार में भी वापसी करेगी। इस सारी बातों को देखकर आप आराम से ये जान सकते हो जिस तरीके से वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिस तरीके से वो नर्वस हैं और लगातार ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहे हैं। हमें सबको पता है यूनिफाइड हो जाएगा, 2-3 महीने या 4 महीने जो भी प्रोसेस होता है उसमें इलेक्शन भी हो जाएगा और जनता अपना निर्णय भी देगी। लेकिन केजरीवाल की जो फ्रस्ट्रेशन है, केजरीवाल जी की आप देखेंगे जिस तरीके से वो कंफ्यूज हैं, वो दिखाती है कि वो डरे हुए हैं, वो घबराए हुए हैं, वो परेशान हैं, इसीलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की तरफ से दिल्ली एमसीडी को हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके बाद अब भाजपा सरकार अपनी पीठ को थपथपा रही है और वही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी लगातार
भाजपा पर हमला साध रहे हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं, स्टेज की तस्वीर है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं, उनके साथ यहाँ पे यूनियन के काफी कर्मचारी हैं, मेयर्स हैं और ये तमाम लोग यहाँ पर आदेश गुप्ता को, भाजपा को यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए आए हैं। और पीछे ये ग्राउंड की तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पे तमाम कर्मचारी मौजूद है, यूनियंस कर्मचारी मौजूद है, एमसीडीज के कर्मचारी हैं, मेयर्स यहाँ पर मौजूद है और हाथ में बैनर लेकर वो एक ही मांग धन्यवाद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का धन्यवाद, तीनों दिल्ली नगर निगम को एक करने के लिए अपने वायदे अनुसार हमारे समस्त कर्मचारियों को पक्का किया। तो दिल्ली का सियासी तापमान एक बार फिर से बढ़ चुका है और अब ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं। आप तस्वीर दिखाइए एक बार, ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा और आदेश गुप्ता का धन्यवाद किया जा रहा है। और ये तस्वीर अपने आप में काफी है ये बयां करने के लिए कि दिल्ली का तापमान, दिल्ली का सियासी तापमान कितनी किस तरीके से तेज बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे पर्सन निहाल के साथ तोशी मंडोला, दिल्ली बीजेपी। तीनों नगर निगम के एकीकरण के बाद दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ चुका है। आदेश गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष है। ये हम जो मेला देख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ये सब क्यों? देखिए, सुधार कभी भी होता है तो सुधार की प्रक्रिया का स्वागत हमेशा करना चाहिए। 7 वर्षों में निगम को दबाने का काम, निगम को अपने पांव तले रौंदने का काम केजरीवाल जी ने किया है, जिससे दिल्ली के निगम कर्मी, सफाई कर्मी बहुत आहत हैं और दिल्ली की जनता बहुत आहत है। आज उनको एकीकरण किया गया है, इससे निगम कर्मियों के अंदर खुशी की लहर है और इसका हम स्वागत करते हैं। चैलेंज कर रहे हैं आपको कि चुनाव करवाइए, जीत कर दिखाइए। देखिए, एक हुआ है, चुनाव भी होगा। घबराइए नहीं केजरीवाल जी, डरिए मत। आपने 7 वर्षों में जो निगम को दबाकर पाप किया है, अब पाप का घड़ा आपका फूटने वाला है। सैलरी को लेकर बड़ा दिक्कत रहता है, सैलरी नहीं आती है, सफाई नहीं हो पाती है, तो खाता समझते हैं, खाता बताइए क्या रहेगा। आदेश जी प्लीज एक ही सवाल करो। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में अब खुशी की लहर है क्योंकि तीनों निगमों का एकीकरण हो चुका है। हालांकि अरविंद केजरीवाल निशाना साध रहे भाजपा सरकार पर। कैमरा पर्सन निहाल के साथ तोशी मंडोला, दिल्ली। तीनों नगर निगम देश के कोर्ट्स में जजों की भारी कमी है। देश में जजों की नियुक्ति का मुद्दा अक्सर उठता रहता है और जजों की कमी के कारण अक्सर मुकदमे लंबित रहते हैं। अब इस और पद्मश्री से सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जहां हमें बहुत सारी चीजों में देश में तब्दीली लानी है, वहां हमारी जुडिशियल सिस्टम मेरे ख्याल है इतना धीमा जुडिशियल सिस्टम कहीं जितना हमारे, उसमें जजेस की कमी है। लेकिन जजेस, वकीलों की तो कमी नहीं है। यहाँ तो 1 लाख जज भी बन सकते हैं, इतने वकील हैं। पत्थर मारो तो आपको वकील मिलेगा, क्योंकि आज जो बेकारी है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बेचारे लड़कों को कुछ या लड़कियों को कुछ नहीं मिलता, चलो वकालत करो, फिर उसमें कुछ हो या नहीं हो। लेकिन अब बाहर भी, विदेश में भी वकील वकालत करने जाते हैं, तो हमारे पास वकीलों को जज बनाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन कई दशकों तक जज सुप्रीम कोर्ट में खाली रहते हैं, हाई कोर्ट में खाली रहते हैं, हम भरते नहीं। और जितनी जगहें जजेस की खाली रहेंगे, उतने देर के बाद इंसाफ मिलेगा। जहां हमें बहुत अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनका पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ही है। वहीं दूसरी ओर सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने सपा की साइकिल पर सवार होकर अखिलेश यादव का हाथ थाम लिया है। इस पर हमारे संवाददाता तोशी मंडोला ने की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के साथ खास बातचीत। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ये साफ है कि वो अब यूपी की राजनीति में फोकस करने का नजरिया रख रहे हैं। मेरे साथ प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी है। रीता जी, भले वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन सदन में अब वो भाजपा को कड़ी टक्कर, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, वो एक क्षेत्रीय पार्टी थी जो कि उत्तर प्रदेश तक सीमित थी। तो स्वाभाविक है कि वो उत्तर प्रदेश में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना चाहेंगे। परंतु इस चुनाव में जिस तरह से लगातार 2014 के बाद जातियों का बांध टूटता गया
और परफॉर्मेंस पर और कार्यशैली पर सरकारों को जिताया गया। तो मोदी जी और योगी जी की कार्यशैली को लोगों ने पसंद किया और प्रचंड बहुमत दिया है। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई है। तो हम भी हमेशा चाहते हैं कि विपक्ष में लोग रहें। तो अगर वो विपक्षी भूमिका में हैं तो हम शासकीय दल की भूमिका में हैं। हमने जो लोगों से वादे किए हैं, जो संकल्प पत्र बनाया है, उसको हम पूरा करेंगे, सेवा करेंगे जनता की। अब भाजपा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी प्रचंड बहुमत से जीती है, लेकिन वोट शेयर में लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सपा का वोट शेयर 20 से 32 हो गया और आपका जो भाजपा का वोट शेयर है वो कैसा लगा आपको? फीका लगा? क्योंकि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में वेस्ट यूपी को कवर करा, प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, गृह मंत्री जी जाते हैं, लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, घर घर आप लोग जा रहे हैं, उसके बाद ही तस्वीर नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पहली बार हुआ है 27 वर्षों में कि एक पार्टी दूसरी बार लगातार सत्ता में आई हो और एक मुख्यमंत्री रिपीट हुआ हो। तो पहली बात तो ये हो गई। फिर 2/3 बहुमत कम नहीं होती है और वोट शेयर हमारा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। 38 से 44 हुआ है या 42 से 44 हुआ है, हमारी वोट बढ़ी है। तो वोट शेयर भी बढ़ा है, जनता का समर्थन भी बढ़ा है और एक नया पथ आया है उत्तर प्रदेश में, जहाँ सब जातियों ने, सभी जो जातिवादी पार्टियां हैं, सब इस बात से बड़ी परेशान थी कि हर जात का वोट टूटा है और भारतीय जनता पार्टी में आया है। तो अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है ना, वो अलग तर्ज पे होगी, विकास के नाम पर होगी। लेकिन 311, आप पिछली बार 300 पार थे, इस बार आप 200-250 के आसपास सिमट गए हैं। नहीं, 275 है हम। तो 300 तो कोई बात नहीं, 275 भी कम नहीं होता, 2/3 है। हम तो अपने रिजल्ट से प्रसन्न हैं। बहुत सारी सीटें हम बहुत कम वोटों से आ रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो बस इस धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश की मतदाताओं को कि उन्होंने दोबारा डबल इंजन की सरकार को चुना है, मोदी जी में और योगी जी में विश्वास व्यक्त किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी पार्टी उनके जो जनता की जो आकांक्षा उन पर खरी उतरेगी। मायावती जी कहती हैं कि जो बीजेपी है, सपा है, आपस में मिले हुए हैं, बी टीम बता रही है, क्योंकि अपर्णा यादव ने जिस तरीके से भाजपा को ज्वाइन करा है, तो अपना काम निकालने के लिए सपा बस और जो बीजेपी का गठबंधन इनडायरेक्टली वे में वो निशाना कर रही है। कभी भी दूसरे को दोषी नहीं बनाना चाहिए, उन्हें खुद आत्मावलोकन करना चाहिए कि वो इतने पीछे कैसे चली गई। जो 3 बार मुख्यमंत्री बनी हो और आज वो सिमट कर कितने नीचे आ गई, 12% वोट और शायद कितने 2 या 1 उनका कैंडिडेट जीता है या 2 जीते हैं। तो ये शर्मनाक हार हुई है। दूसरों पे उंगली दिखाने के बजाय उन्हें स्वयं अपने ऊपर देखना चाहिए कि वो कहाँ गलत है। गलती यहाँ उनकी ये है कि वो सिर्फ जात पर बैठी रहीं। उन्होंने सोचा कि मैं खड़ी होंगी तो मेरे साथ सब जितने भी दलित हैं वो आ जाएंगे, अनुसूचित जाति हमारे साथ रहेगी, अन्य जातियाँ रहेंगी। ये भ्रम था, क्योंकि अब जनता उसी के साथ रहेगी जो अच्छा शासन देगा, जो जनता परक कार्य करेगा। रीता जी, उत्तराखंड में देखिए शपथ ग्रहण हो चुका है। अगर हम अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सिराथू से चुनाव हार गए केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन पिछड़ी बिरादरी में देखिए बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। क्या समझे कयास भी लग रहे हैं कि कोई बड़ा पद मिल सकता है उनको? नेतृत्व तय करता है और मैं ये समझती हूँ कि उनका काफ़ी योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के में लिए उन्होंने संघर्ष किया है, तो अगर पार्टी उचित समझेगी तो निश्चित रूप से उनको रखेगी। आखिर 2017 में जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो वो अध्यक्ष थे पार्टी के और मुझे लगता है कि उनकी अच्छी भूमिका रही है। एक आखिरी सवाल है, अगर हम मयंक जोशी पर बात करते हैं, उनका आरोप है कि भाजपा जो है वो ब्राह्मणों के साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन अगर हम पूरा इतिहास उठाते हैं तो विपक्षी जो लगातार कहती है कि भाजपा बनिए ब्राह्मणों की पार्टी है, तूती बोलती है ब्राह्मण बनियों की, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने जिस तरीके से उनका जो पाला बदला है, जो वो अब सपा में शामिल हो चुके हैं। अखिलेश यादव को वो बहुत कहते हैं कि प्रोग्रेसिव नेता हैं, आपको लगता है प्रोग्रेसिव? और क्या ब्राह्मण वाली जो बात है, देखिए 2 बात समझिए। पहली बात तो ये होती है कि ब्राह्मण ठाकुर से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को हर जात का वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रचंड बहुमत पाती ना अगर उसको सबका वोट ना मिला होता। 41 से ज़्यादा ब्राह्मण इस समय विधायक बने हैं। अभी एमएलसी का चुनाव है, अच्छी तादाद में ब्राह्मणों को टिकट मिला। उत्तराखंड की अभी सरकार बन रही है, उसके 8 मंत्रियों ने उसमें शपथ ली, उसमें भी ब्राह्मण हैं। तो मैं ये बात नहीं मानती। अब जहाँ तक रहा मयंक जोशी जी की व्याख्या कि वो एक सीनियर व्यक्ति हैं, अगर उनकी मंशा थी किसी पार्टी में जाने की तो गए। उनकी व्याख्या से मैं तो बाध्य नहीं हूँ। मैं तो ये समझती हूँ कि अब जातीय पॉलिटिक्स का दौर समाप्त हो चुका है और अब दौर शुरू हुआ है विकास की राजनीति का। अगर मान भी लीजिए कि चुनाव से पहले कुछ असंतोष ब्राह्मण मतदाताओं में यूपी में था,
तो चुनाव में तो मतदान जब हुआ है तो बाहुल्यता में वोट ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो जो हमारा ब्राह्मण है वो बहुत ही विवेकपूर्ण मतदाता होता है और वो हमेशा राज्य के हित में वोट डालता है और यहाँ उसने बीजेपी को वोट डाला है। एक आखिरी सवाल, मैं बस एक आखिरी सवाल ले रही हूँ कि अभी उत्तराखंड की बात करते हैं तो बहुगुणा परिवार का जो वर्चस्व है उत्तराखंड में बहुत देखने को मिलता है। अब सौरभ बहुगुणा को मंत्री पद का जो मिला है, अब उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब हमारी तीसरी पीढ़ी ने भी अपना दस्तक दिया है राजनीति में ठीक तरीके से। सौरभ बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, सीनियर मैनेजर थे ONGC में, रिज़ाइन करके पॉलिटिक्स में आए हैं, दूसरा चुनाव लड़े हैं, बहुत अच्छी वोट से जीते हैं। पहली बार 40,000 से जीते थे, अब की भी 13-14 हज़ार वोट से जीते हैं और मैं समझती हूँ कि बहुत जनता में लोकप्रिय हैं। उनको एक मौका दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो मुझे प्रसन्नता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो परंपरा है बहुगुणा परिवार की, जन सेवा की, निस्वार्थ सेवा की, वो उसको जारी रखेंगे और निष्कलंक हम लोगों का परिवार का इतिहास रहा है उसे बरकरार रखेंगे। बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन निहाल के साथ ऊषी मंदोला, नई दिल्ली। और देश में हर महीने करोड़ों लोग रेल से यात्रा करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। अब ऐसे में रेलवे उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है। रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बेहद नई और खास सुविधा की शुरुआत की है। कुछ ही दिनों में चैत्र नवरात्र शुरू होने वाले हैं और उन 9 दिनों में सभी भक्तगण मां दुर्गा की आराधना करेंगे, 9 दिनों तक व्रत रखेंगे, उपवास करते हैं। ऐसे में इस बीच किसी को व्रत के दौरान ट्रेन से यात्रा करनी पड़े तो उसे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है। अब यात्री ट्रेन में बैठे बैठे अपना मनपसंद खाना मंगवा सकेंगे। IRCT की ये खास सुविधा 2 अप्रैल से शुरू होगी। इसमें खाने में प्याज और लहसुन नहीं होगा और ये पूरी तरह से सात्विक और शुद्ध होगा। इस खाने में नॉर्मल नमक की बजाय सेंधा नमक होगा। इस खाने को मंगाने के लिए यात्रियों को कैटरिंग यानी कि 1323 नंबर पर कॉल करके खाने की बुकिंग करनी होगी। आपको बताते चलें कि इस सुविधा को शुरुआत जो है वो लोगों की पसंद और जरूरत के हिसाब से की जाएगी। IRCTC ने इस व्रत की थाली का दाम 125 रुपए से 200 रुपए तक रखा है। इस सुविधा को कुल 500 ट्रेनों में शुरू किया गया है, जहां पर IRCTC पहले से खाने की सुविधा दे रहा है। और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि इस सुविधा को सिर्फ ट्रेनों में बैठे यात्रियों के लिए शुरू किया गया है। रेलवे स्टेशन पर व्रत की थाली के स्टॉल की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।